नाज़रीन, यमन ने कामयाब हमला करते हुए अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहॉर को निशाना बना दिया है। ये सबसे एक बड़ा हमला बताया जा रहा है। आइजनहॉर जो दुनिया का जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का शाहकार है और अमरीका का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको नाज़रीन यमन जैसी एक ऐसी पावर की जानिब से निशाना बनाया गया है जो कि दरअसल 7 अक्टूबर से पहले कोई पावर थी नहीं, और जो नेवल पावर तो कभी भी नहीं रही, अब भी नहीं है, वो नेवल पावर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजी का शाहकार है और अमरीकी एक डेटरेंस की अलामत है, आइजनहॉर, उसको कामयाबी के साथ निशाना बना दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जंग होने जा रही है या जंगबंदी होने जा रही है, इस पर अब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होकर सामने आ रही हैं। नेतन्याहू नाज़रीन पहली बार उसका स्टेटमेंट सामने आया है। बाइडन ने जब से प्रपोजल दिया है पिछले 4-5 दिनों से, वही दुनिया की टॉप न्यूज़ बनी हुई है। उसके ऊपर नेतन्याहू बिल्कुल खामोश था, लेकिन अब नेतन्याहू जो है वो सामने आया है। उसने बिल्कुल वही उसने अपनी इंटेंशंस जाहिर की हैं जो हम आपको पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नेतन्याहू के होते हुए अमन नहीं हो सकता। तो ना सिर्फ नेतन्याहू ने जंगबंदी की मुखालफत कर दी है, बल्कि F-35 मजीद त्यारे खरीदने का उसने हुक्म दे दिया है। और नाज़रीन बहुत बड़ी खबर है, लेबनान जंग के हवाले से पहली बार डेट सामने आ गई है। लेबनान जंग कब होने जा रही है, इसराइल कब लेबनान पर हमला करने जा रहा है, ठीक है, और उधर लेबनान से जंगजू कब इसराइल में दाखिल होने जा रहे हैं, इसकी डेट बाकायदा तौर पर आ चुकी है। ये भी आपके सामने रखेंगे। ताज़ा तरीन जो तफसीलात हैं, वाइडर कैनवस पर क्या हो रहा है, जो उधर न्यूक्लियर जंग वाला मामला, यानी इधर मिडल ईस्ट भी एक न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रहा है और उधर यूक्रेन रशिया वो भी एक न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि क्या जंगबंदी होने जा रही है या फिर बहुत बड़ी जंग होने जा रही है। यानी एक चीज़ के हवाले से तो हम हमेशा से क्लियर रहे हैं कि अगर जंग नहीं रुकेगी तो फिर एक बहुत बड़ी जंग होगी। तो दरमियान में ये प्रपोजल आते रहे। अब ये बाइडन की जानिब से पहली बार अनाउंस किया गया और कहा कि जनाब जंगबंदी हम करने के लिए तैयार हैं, हम वॉर को एंड करने के लिए तैयार हैं। वो सबसे बड़ा इतराफ़ शिकस्त था बाइडन का। और मैंने आपको बताया कि इस इतराफ़ शिकस्त के बाद जंग जारी भी रहे तो भी आप इस चीज पे मुतमईन रहिए कि एट द एंड फिर कौन जीतेगा। जब वो खुद कह रहे हैं कि इस वक्त वो जंग खत्म करना चाह रहे हैं, तो हारे हैं तो खत्म करना चाह रहे हैं, वगरना 50,000 से ज्यादा लोगों को शहीद करने वाला कभी ये नहीं कहता कि हम जंग बंद करना चाह रहे हैं। उनको ह्यूमन राइट्स की कोई फिक्र हो जाती है या किसी और चीज़ को उनको फिक्र हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें तय होना थी कि भाई क्या वाकईतन जंग बंदी होने जा रही है, नहीं। एक्सेप्शनल इस बार ये था, यानी इससे पहले भी पेरिस टॉक्स हुई, बहुत सारे मुआहदे हम आपके साथ शेयर करते रहे। इस बार एक्सेप्शनल ये था कि बाइडन ने खुद अनाउंस किया और पब्लिक के सामने, अपनी पब्लिक के सामने आकर कहा कि हम वॉर को एंड करवाने जा रहे हैं और हमने मुआहदा जो है वो हमास को भेज दिया है। अभी कल बाइडन का बयान सामने आया था कि अगर हमास एग्री हो जाए तो इसराइल तो एग्री है, ये कल का बाइडन का बयान है। लेकिन आज नेतन्याहू का पहली बार स्टेटमेंट सामने आया है और उसने बताया है कि क्या वो जंग रोकने जा रहा है, क्या वो इस जो एग्रीमेंट है, जो प्रपोजल है बाइडन की तरफ से हमास को भेजा गया है, क्या इसके ऊपर कोई रजामंदी है या नहीं है। तो वो बिल्कुल वही चीज़ है जिसके बारे में हम आपको पहले दिन से अपडेट कर रहे हैं कि ये आर पार वाली लड़ाई है, ये नतीजा खेज लड़ाई है, ये कहीं पर रुकेगी नहीं। हाँ, इसमें कोई आर्जी जंगबंदी हो सकती है, किसी भी मरहले पर जाकर कहीं भी ये आर्जी जंगबंदी कभी भी हो सकती है, लेकिन मुस्तकिल जंगबंदी हमें नहीं लगता कि कभी ऐसा होगा। आप खुद जरा इसराइल की जो कुछ उसने कर चुका है उसको जरा जहन में रखिए। जिन्होंने इतनी तबाही कर दी, इतना सारा कुछ कर दिया, भाई उन्होंने क्या सोच कर किया। उनको पता है कि रोज रोज उनको यह मौका नहीं मिलना। क्या 4 सालों बाद फिर उनको मौका मिलेगा कि वो आएंगे और गजा में ये इस तरह फिर तबाही मचा देंगे? ऐसे रोज रोज तो उनको मौका नहीं मिलना। और जैसे अमेरिका के हाथ से इक़्तिदार निकलता चला जा रहा है, तो उनको यही है कि जो करना है वो आज कर गुजरना है। तो इस हवाले से नेतन्याहू का जो है वो स्टेटमेंट सामने आया, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। उसके बाद जो लेबनान जंग वाला है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। नाज़रीन, नेतन्याहू कह रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ फेक न्यूज स्प्रेडिंग, सो आई विल नॉट बी रेडी फॉर अ सीज फायर। यहाँ पर बहुत सी फेक न्यूज़ चल रही है जंगबंदी के हवाले से, मैं कभी भी सीज फायर के ऊपर एग्री नहीं हूँगा। देयर आर मैनी डिटेल्स इन द डील एंड द वॉर विल नॉट एंड विदाउट अचीविंग द गोल्स। बहुत सारी डिटेल्स हैं, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन जो जंगबंदी वाला मामला है वो नहीं होगा। बाकी चीज़ें हो सकती हैं,
इतने कैदी दे दो, इतने ले लो, ये जनाब इतने दिन जंगबंदी रहेगी, ये हो सकता है, लेकिन वॉर को एंड करना यानी मुकम्मल जंगबंदी करना ये कभी नहीं होगा। फिर उसने कहा वी कैन स्टॉप द फाइटिंग फॉर 42 days टू रिटर्न द प्रिजनर्स बट वी कैन नॉट स्टॉप द वॉर। हम 42 दिनों के लिए इस हद तक तो जंग रोक सकते हैं कि जो प्रिजनर्स हैं वो वापस आ जाएं, लेकिन हम कभी भी स्टॉप द वॉर नहीं करेंगे, मुकम्मल जंगबंदी नहीं करेंगे। यानी एक आर्जी जंगबंदी हो सकती है, 42 दिनों की हो जाए, 50-60 दिनों की हो जाए, लेकिन मुकम्मल जंगबंदी ये कभी भी नहीं होगा। तो बड़ी ये अहम तरीन चीज़ है जो इस वक्त सामने आई है कि ये कितनी बड़ी इस वक्त फ्रिजाइल सिचुएशन है। दुनिया कभी इस तरह की सिचुएशन से नहीं गुजरी। इसलिए आप देखेंगे बाइडन ने जो प्रपोजल दिया, हमास उसके ऊपर एग्री नहीं कर रही थी। हमास ने बस इतना कहा कि हम बड़ी अच्छी बात है अगर मुकम्मल जंगबंदी हो रही है, और उन्होंने कहा कि अगर हमारे पॉइंट्स बाइडन के प्रपोजल में हुए तो हम एग्री कर जाएंगे। उन्होंने कोई एतमाद का इजहार नहीं किया। उनको पता था कि आगे क्या सूरत हाल डेवलप हो सकती है, और वो अमेरिका के साथ इंगेज कर रहे हैं, दहाइयों से कर रहे हैं। ये जो सारा बखेड़ा हुआ है, ये जो सारी पिछली कई दहाइयों से ये जो कब्जा कायम है, ये अमेरिका की वजह से कायम है। तो फ़लस्तीनी बड़े अच्छे तरीके से अमेरिका को जानते हैं। इस पूरी जंग में भी वो अमेरिका ही से इंगेज कर रहे हैं, और इसराइल को फ़लस्तीनियों से बेहतर कौन जानता है? फ़लस्तीनियों से बेहतर, हमास से बेहतर तो कोई नहीं इसराइल को जानता कि वो क्या इंटेंशंस रखता है, क्या वो जंग रोकेगा या नहीं, क्या वो अमन का कोई इरादा रखता है या नहीं। तो ये चीज़ें भी उनके सामने बिल्कुल थी, इसलिए वो उनके ऊपर एतबार नहीं कर रहे थे। अब ये दुनिया की टॉप न्यूज़ बनी हुई है, ये जो नेतन्याहू ने कहा है कि हम जंग नहीं रोकेंगे, यानी वही आर पार वाली लड़ाई जिसको हम पहले दिन से आपके सामने रिपोर्ट कर रहे हैं। ये प्रपोजल आते हैं, हम आपके सामने रख देते हैं कि भाई ये चीज़ें इस वक्त दुनिया में डिस्कस हो रही हैं, लेकिन साथ हम आपके सामने अपना तज्जिया और अपनी प्रेडिक्शन भी रखते हैं कि इसराइल की इंटेंशंस को देखते हुए हमें ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ होगी। यानी जंगबंदी के हवाले से हम पहले दिन से क्लियर हैं कि अगर आपने कुछ अमन का कुछ करना है तो पहले तो नेतन्याहू को हटाएं, बाकी बातें बाद में होंगी। नेतन्याहू के बैठे हुए आप हमें कहें कि अमन होने जा रहा है तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है द इसराइली आर्मी सपोर्ट्स बाइडन प्रपोजल बट देयर इज नो मेजोरिटी इन फेवर ऑफ द डील विद इन द गवर्नमेंट। अब ये कितनी बड़ी बात है कि इसराइली आर्मी जो है वो इस सपोर्ट के अंदर है कि ये प्रपोजल कामयाब हो जाए, ये डील हो जाए, जंगबंदी यानी मुकम्मल जंगबंदी जो है वो तय पा जाए। तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि लड़ना तो आर्मी ने है, ये नेतन्याहू ने जाकर लड़ना है? नेतन्याहू जाकर बंदूक उठाकर लड़ेगा? आर्मी ने लड़ना है ना। तो आर्मी कह रही है कि हम तो डील के हक में हैं, हम तो जंगबंदी के हक में हैं। तो ये कैसा तजाद है? क्या उनको फ़लस्तीनियों से हमदर्दी हो गई है? ठीक है, उनको क्या हुआ है? तो हुआ उनको ये है कि वो तो ग्राउंड में गए हैं ना, तो उनको नजर, उन्होंने हमास से लड़कर देख लिया है, उनको कोई वहां पर अचीवमेंट नजर नहीं आई और ना उनको आगे नजर आ रही है। तो उनको अपनी वहां पर तबाही, अपना मुल्क नेस्तो ना बहुत नाजायज मुल्क जो नाजायज कब्जा वो तबाह होता हुआ ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए आर्मी जो है वो जंग के खिलाफ है। हालांकि ये बड़ा रेयर है, हमेशा आर्मी जंग के हक में होती है और पॉलिटिकल लीडरशिप जंग के खिलाफ होती है। यहाँ पर उनकी आर्मी कह रही है कि हम जंग नहीं करना चाहते बल्कि हम डील करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा सबूत है कि आगे इनके साथ क्या होने जा रहा है। फिर इसराइली मीडिया का बयान देखिए, दोज अराउंड नेतन्याहू एस्टिमेट दैट द डील विल नॉट कम इनटू इफेक्ट एंड देयरफॉर बेन गवर एंड समुद्रिक विल नॉट रिजाइन। अब ये बेन गवर और समुद्रिक के बारे में आप बड़ा क्लियरली जानते हैं। इन्होंने ये इस ज्वाइंट स्टेटमेंट 2 दिन पहले जारी की कि अगर कोई मुआहदा हुआ तो फिर हम इसकी हुकूमत गिरा देंगे, हम रिज़ाइन कर देंगे, इसकी हुकूमत जो है वो छोड़ देंगे और इसकी हुकूमत ख़त्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि क्लोज सोर्सेज ने ये बताया है कि ये मुआहदा नहीं होगा और इसलिए समुद्रिक बेन गवर जो है वो रिज़ाइन नहीं करेंगे। अब तो नेतन्याहू का खुद इस हवाले से बयान सामने आ गया है, तो ये तो अब ज़ेर बहस ही नहीं रहना चाहिए कि भाई ये होगा या नहीं होगा। अच्छा, अब एक तो ये सूरत हाल होगी कि गज़ा वाला जो मामला है वो थमेगा नहीं और जंग जो है वो वहाँ पर जारी रहेगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ वहाँ पर जंग जारी रहेगी बल्कि एक बहुत बड़ी एक ऑल आउट वॉर की खबर जो है वो इस वक्त आ रही है। और वो ऑल आउट वॉर, वो ब्रूटल तरीन वॉर, वो ऐसी वॉर जिसका किसी ने इमेजिन भी नहीं किया जो इस वक्त मिडल ईस्ट में लड़ी जाने वाली है अगले आने वाले दिनों के अंदर, वो है लेबनान की जंग। नाज़रीन, लेबनान के हवाले से खबर ये सामने आई है कि बरतानिया ने लेबनान की हुकूमत को आगाह कर दिया है कि इसराइल आपके ऊपर हमलावर होने जा रहा है और डेट दी गई है।
पहली बार बाकायदा डेट किसी हुकूमत की जानिब से दी गई है लेबनान को। हुकूमत कौन सी है? बरतानिया। उसने कहा है मिड जून, आज 5 जून है, तो मिड जून को यानी ये 10 के बाद, यानी 10 जून के बाद जो है किसी भी वक्त, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन वो डेट अपनी दे रहे हैं कि फैसला हो चुका है जंग का, वो आपके ऊपर हमला करने आ रहे हैं। और कैलकुलेशन ये है कि वो मिड जून, ये मैक्सिमम टाइम है, इस वक्त तक इसराइल लेबनान के ऊपर जो है वो हमला कर देगा। अब देखें 2-3 बातें हैं इस लेबनान जंग के हवाले से। एक तो लेबनान को वो हमेशा ग्रेटर इसराइल का हिस्सा समझते हैं और 2 से 3 बार वो ट्राई कर चुके हैं लेबनान के ऊपर अटैक करके। 2006 में एक बड़ी अहम जंग और बड़ी तारीखी जंग इसराइल और हिजबुल्लाह की हो चुकी है। इससे पहले वो लेबनान को वो इन्वेड कर चुके हैं और किस वजह से वो हमेशा इसको ग्रेटर इसराइल का हिस्सा समझते हैं और लेबनान को वो अपने अंदर शामिल करने की वो बात करते हैं। उनके अगर आप स्कॉलर्स और वो रिलीजियस तबका सारा उठाकर देख लें तो वो ओपनली कहता है कि लेबनान ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है और वो हमारा हिस्सा बनेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 7 अक्टूबर के बाद से लेकर कई बार ये डिस्कस हुआ है कि लेबनान जंग के हवाले से, इवन 11 अक्टूबर को, यानी 7 को ये मामला शुरू हुआ, 11 अक्टूबर को ये पक्की रिपोर्ट है कि ये जंग छिड़ने जा रही थी। फिर बाइडन ने नेतन्याहू को फ़ोन किया कि ये गलती फ़िलहाल ना करना, ये बहुत तबाहकुन साबित होगी इसराइल के लिए। फिर इसलिए जो नेतन्याहू है वो थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर आया। तीसरी बात नाज़रीन ये है कि इसराइल के अंदर जो अक्लमंद तबका है वो ये कह रहा है, जो थोड़ा सेंसिबली चीज़ों को देख रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को बदलता हुआ देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 8 महीनों के अंदर हम हमास को तो शिकस्त दे नहीं सके, जो है ही हमारे एक मुहासरे के अंदर, तो हिजबुल्लाह को हम कैसे शिकस्त देंगे? तो हिजबुल्लाह से जो लड़ाई है वो हमारे ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ठीक है, वो ये बात कर रहे हैं, उनका जो तबका है एक बहुत बड़ा। लेकिन बहरहाल ये जंग तो होना ही होना है, क्योंकि आप गजा की जंग नहीं रोक रहे, तो ये वॉर जो है वो अनअवॉइडेबल है। और फिर जैसे हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए हैं तिल अवीव तक, हाइफा तक, नहारिया तक। तिल अवीव अभी अगला उनका टारगेट है, उन्होंने अनाउंस कर रखा है, अभी वो हाइफा और नहारिया तक उनके अटैक शुरू हो गए हैं। तो बात यह है कि इसराइल किसी ऐसे खतरे को इजाज़त नहीं दे सकता कि वो उनके दरवाजे के ऊपर बैठा हो। यानी इसराइल टोटल किस वन लाइनर के ऊपर कायम है? अगर आप सोचें कि भाई इसराइल एक कब्जा है, तो कब्जा कायम कैसे है? उस कब्जे को कायम रखने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो पॉलिसीज बनाई होंगी, सोचो विचार किया होगा कि इस कब्जे को कैसे कायम रखा जाए। तो उसकी जो सबसे बुनियादी पॉलिसी है वो ये है कि कोई भी खतरा वो मौजूद नहीं होना चाहिए। इवन कोई ऐसा ग्रुप, ऐसी तंजीम, ऐसा मुल्क, ऐसा इंडिविजुअल अगर ये लगता है कि ये 15 साल बाद भी जाकर इसराइल के लिए खतरा बन सकता है, तो फिर उसको आज ही इरेडिकेट करो, उसको आज ही ख़त्म करो। इसराइल ऐसे ही कायम रहा है। आप देख लें, उन्होंने सीरिया का, इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऐसे ही ख़त्म किया। मुअम्मर कज़ाफ़ी के साथ क्या हुआ, सारी हिस्ट्री आपको पता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी कोई ताकत जो आपके लिए कल को भी खतरा बन सकती है, उसको आप ख़त्म करें। तो हिजबुल्लाह तो खतरा बनकर सामने आ चुकी है, वो मैदान में आ चुकी है, यानी उसने अपनी सलाहियतें दिखा दी हैं। इससे पहले हिजबुल्लाह के बारे में कहा जाता था कि अच्छा वो ये कर सकती है, वो ये कर सकती है। अब तो उसने करके दिखा दिया है। तो एक ताकत जिसने करके दिखा दिया है, उनकी पॉलिसी के मुताबिक अगर वो उसको छोड़ देंगे तो वो खुद खत्म हो जाएंगे, यानी इसराइल खुद खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये उनकी पॉलिसी है। लेकिन अब यहां पर मसला उनको ये आ रहा है, जो उनका अक्लमंद तबका कह रहा है और जो बाकी दुनिया, मिलिट्री एक्सपर्ट दुनिया के कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह से जब ये लड़ने के लिए जाएंगे, इसी अपनी पॉलिसी और गुरूर और तकब्बुर की बिना पर कि हमने किसी को नहीं छोड़ना, कोई हमसे यहाँ पर तगड़ा ना हो, तो हिजबुल्लाह आज इतनी तगड़ी है कि वो इनसे हारेगी नहीं, बल्कि इनके खात्मे का मुकम्मल तौर पर जो है वो सबब बनेगी। मैं सबूत भी आपके सामने रख देता हूँ। बरतानिया के हवाले से जो खबर शेयर हुई है, ब्रिटेन वार्नड लेबनान दैट इसराइल प्लानिंग टू अटैक इट। लेबनीज ऑफिशियल्स हैव रिसीव्ड वार्निंग्स स्पेशली फ्रॉम ब्रिटेन through diplomatic channels that Israel is about to launch a war against Lebanon, estimated to begin in the middle of the June for an unknown duration। यानी ये बाकायदा डिप्लोमेटिक चैनल से लेबनान को आगाह किया गया। ऐसा नहीं है कि कोई मीडिया के ऊपर इंटरव्यू आ गया और उसके बिना के ऊपर हम बात कर रहे हैं। बाकायदा लेबनान की हुकूमत को डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बताया गया है कि ये जंग शुरू होने जा रही है, इसराइल ये प्लान कर चुका है, मिड जून से ये शुरू होगा मामला, एंड अननोन ड्यूरेशन, ये कब तक जारी रहेगी नहीं पता। ठीक है, तो ये
ایک چیز ہو گئی کہ یہ ایک بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے. اب یہ جنگیں تو چھیڑنے جا رہے ہیں اور جنگ روک نہیں رہے اور پھر پھیلانے جا رہے ہیں, تو کیا یہ اس میں فاتح ہو کر نکلیں گے؟ ان کے ساتھ ہوگی کیا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا؟ اب ذرا اس کے اوپر نظر ڈالیے. سب سے پہلے تو اب یمن نے جو کارنامہ کر دکھایا ہے, جو نہ اسلامی تاریخ میں کوئی کر سکا ہے, نہ اسلامی ہمارے میں کوئی جو ممالک ہیں ان میں کوئی جرت ہے, نہ صلاحیت ہے, نہ انٹینشن ہے, اور نہ وہ کر سکتے ہیں. یمن نے ناظرین وہ کام کر دکھایا, اور اس وقت بھی دنیا میں بھی کوئی ایسی پاور نہیں ہے جو یہ والا کام کر سکے. یمن نے ناظرین امریکی آئزن ہور ایئر کرافٹ کیریئر, اس کو ناظرین نشانہ بنا دیا ہے. یہ نشانہ تو بنایا گیا ہے آج سے 4-5 دن پہلے, اور یمن نے یہ اناؤنس کیا تھا, ہم نے آپ کے سامنے بھی رکھا تھا کہ ایئر کرافٹ کیریئر کو نشانہ بنایا گیا. لیکن دوسری سائڈ سے کوئی کنفرمیشن نہیں تھی کہ اچھا یہ ہٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. یعنی ایک ہوتا نا کہ میزائل داغ دیے یا چلا دیے, ایئر کرافٹ کو نشانہ بنا دیا, اب ایئر کرافٹ نے وہ میزائل گرا دیے, ایک ہے جا کر ٹکرائے ہیں, تو اس کی کنفرمیشن نہیں ہو پا رہی تھی. یمن کہہ رہا تھا کہ ہم نے کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا. اب ناظرین بہت بڑی بات یہ سامنے آئی ہے کہ سیٹلائٹ فوٹیج سامنے آ گئی ہے, یعنی اس سے بڑا تو ثبوت ہو ہی نہیں سکتا. سیٹلائٹ فوٹیج سامنے آ گئی جس میں باقاعدہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ آئزن ہور ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے کامیابی کے ساتھ, اور نقصان پہنچا ہے, وہ ڈیمیج ہوا ہے ان کا ایئر کرافٹ کیریئر. میزائل جا کر ٹکرائے, وہ جو رن وے ہوتا ہے وہ ان کا پوری طرح سے ڈسٹرائے ہو گیا ہے. اب یہ بہت بڑا دھچکا امریکہ کے لیے, بہت بڑی شرمندگی, بہت بڑی سبکی, ٹھیک ہے, اس سے بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی. یمن ایک بہت بڑی پاور بن کر ابھر کر سامنے آ گیا ہے. اسی لیے پچھلے 4-5 دنوں سے شرمندگی کے مارے امریکہ کوئی سٹیٹمنٹ ہی جاری نہیں کر رہا. امریکہ نے ڈینائی نہیں کیا. امریکہ یہ اس کے اوپر کافی سوالات اٹھ رہے تھے امریکہ میں اور باقی مغربی میڈیا میں کہ اچھا یہ چائنا کے میڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اٹیک ہوا ہے, اور رشیا کے میڈیا نے بھی, لیکن ویسٹ والے جو سارا میڈیا ہے, امریکی میڈیا ہے خاص طور پر, یعنی وہاں سے وہ سوالات اٹھ رہے تھے کہ امریکہ کلیریفائی کیوں نہیں کر رہا کہ حملہ ہوا یا نہیں ہوا. وہ شرمندگی کے بارے اس کی ابھی تک سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی کہ اٹیک ہوا یا نہیں ہوا, اور آج یہ اتنی بڑی خبر آ گئی ہے کہ اس کو جناب جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے. تو یمن اس طاقت کے ساتھ اب میدان میں کھڑا ہے, ٹھیک ہے, اب یہ جنگ آگے بڑھانے جا رہے ہیں. یمن اس طاقت کے ساتھ میدان میں کھڑا ہے, تو آگے وہ ان کے ساتھ کیا کرے گا. اور حزب اللہ کے جو 3 لاکھ راکٹس ہیں جو آفیشیل ذخیرہ ہے, ان آفیشیل کتنے ہمیں نہیں پتا, اور پیچھے سے جو سپلائی لائن کھلی ہوئی ہے 3 لاکھ آفیشیل ذخیرہ ہے, وہ کہاں پر گریں گے؟ وہ انہوں نے کس لیے بنائے ہیں؟ وہ سارے اسرائیل ہی کے لیے بنائے نا, تو وہیں پر تو وہ چلنے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ اسرائیل کیسے اس چیز کو جو ہے وہ سروائیو کرے گا. تو یہ 1000% کلیئر ہے کہ یہ جو بڑی جنگ جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, یہ اسرائیل کے خاتمے کی جنگ ہے, یہ اس تماشے کی خاتمے کی جنگ ہے جو 100 سال پہلے اس دنیا کے ساتھ رچایا گیا. اب ذرا ایکسپرٹ کی رائے دیکھیے کہ صرف غزہ میں ان کی کتنی سبکی ہو رہی ہے. اسرائیل's military strategy not working in Gaza. Expert says Israel military strategy is to reoccupy parts of the Gaza, including 1 kilometer wide buffer zone between Gaza and Israel. The Netzarim corridor, which divides Gaza into northern and southern sections, and positions along the Salahuddin Street divide Gaza into east and west. وہ جو درمیانی کوریڈور ہے جو اس کو نارتھ اور ساؤتھ میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے, وہاں پر it also wants to refortify them to make strong positions and then carry out intelligence raids that aim to degrade and destroy Hamas cells and other military formations. اب یہ درمیان میں اپنی پریزنس اتنی تگڑی کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر یہ موجود رہیں اور پھر انٹیلیجنس ریڈز جو ہیں وہ مسلسل جاری رکھیں, لیکن اور پھر ساتھ یہ ری آکوپائی غزہ کرنا, لیکن وہ اس میں ناکام ہو رہے ہیں. کیسے؟ But this is not working. As we saw in Jabalia refugee camp, this military strategy created more and more civilian deaths, leading to more international pressure on Netanyahu government. Al-Bor also said that the Israeli military has probably not achieved its military objectives in Rafah as well. نہ غزہ میں کامیاب ہو پا رہے ہیں, نہ رفح میں کامیاب ہو پا رہے ہیں. تو یہ ان کی وہاں پر اسٹریٹجی ہے. ٹوٹل ڈیزاسٹر وہاں پر ہوا ہے. حزب اللہ, یمن اور باقی ایکسس اور ریزسٹنس کی تنظیمیں ان کے ساتھ کیا کریں گی وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ترکی سے خبر ہے کہ وہ برکس کو جوائن کرنے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو دنیا کے الائنس بدل رہے ہیں, دنیا کے مفادات بدل رہے ہیں, دنیا کی ہمدردیاں بدل رہی ہیں. تو یہ جو تماشا اسرائیل والا ہے جو میں نے آپ کو بتایا, یہ اب ختم ہونے جا رہا ہے, کیونکہ جن عالمی طاقتوں نے یہ تماشا رچایا
اب یہ ان کے گلے کا توق بن چکا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ تماشا جو ہے وہ ان عالمی طاقتوں کے گلے کا توق بن چکا ہے, اس لیے اب وہ اس کو مزید پہن نہیں سکتی ہیں, اس لیے ان کو بھی اب اس ڈوبتے جہاز سے جو ہے وہ چھلانگ لگانی ہوگی, اور وہ لگا رہی ہیں. آپ یورپ کو دیکھ لیں, پھر اکنامک لاس کتنا ان کا ہو رہا ہے. سائلنس ہیو ہیڈ اے ہیوی اکنامک امپیکٹ اینڈ پرائس سنس دا بگننگ آف دا وار آن لوکل مرچنٹس اینڈ ریونیوز ہیو ڈیکریزڈ اباؤٹ 50%. یہ ان کے ریونیوز کا حال ہے. $70 بلین کا نقصان ابھی تک ان کو ہو چکا ہے جتنی جنگ انہوں نے لڑی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم وائڈر کینوس کے اوپر ناظرین دیکھیں تو رشیا نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ وہ نیوکلر بم کا استعمال کرے گا. رشیا نے پولینڈ کے حوالے سے کہا ہے. Russian political scientist made the remarks on the state television as he described how Poland could become a small theater of nuclear war. If we allocate 2 nuclear missiles to each city, that's only 30 to 40 missiles. That is just a salvo from one Iskander division. In 10 to 15 minutes, the states of the Poland will disappear. Europeans must understand this. یہ رشیا کہہ رہا ہے کہ 10 سے 15 منٹ کے اندر ہم یہ کر سکتے ہیں پولینڈ کے ساتھ. تو آپ باز رہیں, امریکہ کے برین واش میں نہ آئیں, اس جنگ کو ختم کر دیں. ہم سیز فائر کے لیے ایگری ہیں, لیکن اگر آپ اس جنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو سوائے نیوکلر کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور ادھر نیٹو رک نہیں رہا ہے, وہ جنگ بڑھا رہا ہے, تیارے دے رہا ہے, تو معاملات ہر طرف جو ہیں وہ خرابی ہی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.